फटाफट खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। केरल में हुए हमले का क्या इजराइल हमास जंग से भी कोई कनेक्शन है? बताएंगे आगे आपको इसकी इनसाइड स्टोरी। ये भी बताएंगे इजराइल ने गाजा सिटी में एक बड़े हॉस्पिटल को खाली करने का अल्टीमेटम क्यों दिया है? क्या हमास इजराइल जंग अब मुस्लिम वर्सेस यहूदी की शक्ल ले रही है? इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे आपको जरूर देखनी चाहिए। और बात दिल्ली शराब घोटाले की भी होगी, जिसमें मनीष सिसोदिया के सामने नई मुसीबत आ गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल में हुए सीरियल ब्लास्ट की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के तार इजराइल हमास जंग तक जुड़ते दिख रहे हैं। क्या केरल धमाके में किसी आतंकी संगठन का हाथ है? क्या जिसने सरेंडर किया वो डोमिनिक मार्टिन सिर्फ एक मोहरा है? आप देखिए एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। 3 सिलसिलेवार धमाके और 1000 सवाल। आखिर केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या सरेंडर करने वाला डोमिनिक मार्टिन ही असली गुनहगार है या वो सिर्फ मोहरा भर है? अगर डोमिनिक मार्टिन मोहरा है तो फिर इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे क्या कोई आतंकी संगठन है? जांच एजेंसियां इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को मार्टिन पर उसके विरोधाभासी बयानों की वजह से शक हो रहा है। जांच एजेंसियां अब डोमिनिक मार्टिन के फोन कॉल्स की डिटेल खंगाल रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ब्लास्ट से पहले डोमिनिक मार्टिन किन लोगों के संपर्क में था। डोमिनिक मार्टिन के पास धमाके के लिए आईईडी कहां से आया? उसने आईईडी से बम बनाना कहां से सीखा? और क्या सीरियल ब्लास्ट का इजराइल हमास जंग से कोई कनेक्शन है? जांच एजेंसियां अभी तक डोमिनिक मार्टिन की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रही हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि मार्टिन के सहारे जांच को भटकाने के लिए कोई बड़ा खेल खेल रहा हो। यानी डोमिनिक मार्टिन का किरदार कई रहस्यों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि केरल के कोच्चि में यहोवा विटनेस ईसाई समुदाय के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स ने खुद को डोमिनिक मार्टिन बताते हुए दावा किया कि ब्लास्ट उसने ही किया है। आप लोग से एक बातचीत करना चाहता हूँ। अभी केरला में एक बम स्फोटन हुआ। थोड़ा आदमी को थोड़ा मार गया होगा, थोड़ा चोट लेगा। एक किया, मैं किया। डोमिनिक मार्टिन नाम के फेसबुक अकाउंट से ये वीडियो अपलोड किया गया और सरेंडर करने वाले शख्स का नाम भी डोमिनिक मार्टिन है। अब ये दोनों शख्स एक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो डोमिनिक मार्टिन पुलिस कस्टडी में है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। वो 2 महीने पहले ही यूएई से भारत लौटा। भारत लौटकर वो इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ा रहा था। मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था। डोमिनिक को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की पूरी जानकारी थी। कोच्चि में उसके कनेक्शन की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची, जहां डोमिनिक मार्टिन का परिवार किराए पर रहता है। कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी डोमिनिक मार्टिन थम्मनम इलाके के इसी घर में पिछले करीब 5.5 साल से किराए पर रह रहा था। कल सुबह करीब 5 बजे के आसपास वो स्कूटी लेकर अपने घर से निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। जो किराएदार हैं, इस घर के जो मालिक है, वो बता रहे हैं कि करीब 2 साल पहले डोमिनिक मार्टिन दुबई चला गया था और करीब 2 महीने पहले ही वापस लौटा है। उसकी पत्नी और जो बेटी है वो यहाँ पर रह रही हैं और किसी भी तरीके से बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। एनआईए की टीम भी यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंची थी। डोमिनिक मार्टिन की जैसी पृष्ठभूमि है, उसे खंगालने के बाद जांच एजेंसियों को उसके दावे पर भी शक हो रहा है। फेसबुक पर धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स ने ब्लास्ट की जो वजह बताई, वो भी किसी के गले नहीं उतर रही। एक किया, मैं किया। मैं वो लोग के साथ में 16 साल तक उसके साथ में रहा। मैं खाली मजाक समझता था, मेरा दोस्त लेके कैसे चलता था। लेकिन 4-5 साल पहले मुझे दिमाग में आ गया, ये बहुत खतरनाक है, उसका पढ़ाई बड़ा गलत है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। एजेंसियों को लग रहा है कि डोमिनिक मार्टिन किसी का मोहरा हो सकता है, इसलिए ये पता लगाया जा रहा है कि मार्टिन यूएई में किस किस के संपर्क में था और क्या इजराइल गाजा जंग से इस धमाके का कोई नाता है या नहीं।
2 दिन पहले ही इसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर इजराइल को लेकर एक समर्थन प्रस्ताव था, वो पारित किया गया था। और केरला के अंदर सबने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा तबका जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में था। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसी फिलिस्तीन के जो समर्थक थे उन्होंने बदला लेने को के चलते इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दिया हो और डोमिनिक मार्टिन सिर्फ एक चेहरा भर हो, इसके पीछे एक बड़े आतंकी संगठन ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया हो। जांच एजेंसियां इस सीरियल ब्लास्ट की टाइमिंग का कनेक्शन जोड़ रही हैं। जैसे शुक्रवार 27 अक्टूबर को केरल के मलप्पुरम में जमाते इस्लामी की यूथ विंग की फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। मलप्पुरम में रैली में हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल का वर्चुअल संबोधन। शनिवार 28 अक्टूबर को कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास। रविवार 29 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर में बम धमाका। सर आप वहाँ थे, आई विटनेस हैं, हुआ क्या था? अगर उस पल को, उस मोमेंट को अगर आप ब्रीफ करें तो कि व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? उसी टाइम प्रार्थना था, गाना का बाद प्रार्थना, उसने सब काटा था, एकदम साउंड उधर आया, आग भी आ गया। 3 ब्लास्ट वाली जगह से जांच एजेंसियां सुराग ढूंढने में जुटी हैं, जिसमें शामिल है केरल पुलिस, NIA और NSG। डॉग स्क्वाड से भी जांच कराई जा रही है। विस्फोटक के नमूनों की फोरेंसिक जांच हो रही है। एजेंसियों ने कन्वेंशन सेंटर के आसपास के 70 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले हैं, जिसमें एक नीली बलेनो कार जांच के दायरे में है, जो कि धमाके के चंद सेकंड पहले ही कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के अंदर गई। शक है कि धमाका करने वाले नीली बलेनो कार से ही फरार हुए। सूत्रों के मुताबिक उस कार के नंबर प्लेट पर गलत नंबर लिखा हुआ था, इसलिए जांच एजेंसियों को इस नीली बलेनो कार पर शक है। हम सब कोच्चि के जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हैं, उसके बाहर हैं, लेकिन चूंकि अंदर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अंदर जा नहीं सकते। लेकिन आप देखिए NIA, NSG और केरल पुलिस की जो टीम है लगातार जांच कर रही है, मीटिंग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड के जरिए इस पूरे परिसर में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनकी जाँच की जा रही है। कोच्चि धमाके के बाद केरल की सरकार BJP के निशाने पर है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी ताकतों को लेकर केरल सरकार का रुख काफी नरम है। Pinarayi Vijayan government is soft towards the radical forces. I said that they are soft. They are trying to cover. They are trying to mislead the people of Kerala. And at the same time, the radical forces are on increase and there is silent support. I will not use the word support, but there is silent convenience which gives the space to the radicals to go forward. जिस हमास का कनेक्शन केरल ब्लास्ट में खंगाला जा रहा है, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल का गाजा पट्टी पर जवाबी हमला 24वें दिन भी जारी है। और अब इजराइल के रडार पर है हमास के वो अंडरग्राउंड ठिकाने जिनका इस्तेमाल हमास इजराइल पर अटैक के लिए करता है। इन्हीं में शामिल है गाजा के 2 बड़े अस्पताल भी। लड़ाकू विमानों से बमबारी, तोपों से गोलाबारी, मिसाइलों का अटैक, रॉकेट से हमला, टैंकों की गर्जन। इजराइल और गाजा की जंग में 24 दिन बाद भी यही चल रहा है। लेकिन अब फिलिस्तीन की रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में अल-कुद्स अस्पताल के नजदीक बम बरसाया है। ये उसी बमबारी के बाद की तस्वीरें हैं, जिसके बाद अस्पताल के कमरे मलबे और धूल मिट्टी से भर गए हैं और खिड़कियां टूट गई हैं। फिलिस्तीन की रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है कि बमबारी से पहले इजरायली सेना की ओर से अस्पताल खाली करने को लेकर चेतावनी के लिए 2 फोन कॉल्स आए थे। अगर ये दावा सच है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल गाजा पट्टी में अल-कुद्स अस्पताल को खाली क्यों करवाना चाहता है? क्या इजराइल को गाजा के अल-कुद्स हॉस्पिटल के नीचे हमास का ठिकाना होने का शक है? इसे समझने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से 2 दिन पहले की गई इस पोस्ट को देखिए,
जिसमें गाजा पट्टी के एक अन्य अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल को हमास की आतंकी गतिविधियों का मेन हेडक्वार्टर बताया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इनपुट पर तैयार इस एनिमेशन में दावा किया गया है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे जमीन के अंदर हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर चल रहा है। तो क्या अल कुद्स अस्पताल को लेकर जारी इजराइल की चेतावनी का भी इससे कोई कनेक्शन है? क्या अल कुद्स अस्पताल से भी हमास का अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलता है? मौजूदा हालात में ऐसे दावों पर कुछ भी कह पाना आसान नहीं है, लेकिन द पैनलिस्ट रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा संचालित अल कुद्स हॉस्पिटल के प्रशासन का कहना है कि हॉस्पिटल को खाली कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सैकड़ों मरीजों के अलावा अल कुद्स अस्पताल में 14,000 फिलिस्तीनी विस्थापित भी शरण लिए हुए हैं। बहरहाल इजराइल ने साफ कह दिया है कि वो गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 311 חיילי צה"ל ו-239 חטופים. אני רוצה להסביר את המספר הזה. अभी इजराइल का गाजा पट्टी में ऑपरेशन रात दिन जमीन और आसमान दोनों जगहों से चल रहा है। बॉर्डर की ओर और उससे परे भी इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि उत्तरी मोर्चे पर साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का भी इजराइल माकूल जवाब दे रहा है। इजराइल के जवाबी हमलों से दक्षिण लेबनान धुआं-धुआं हो गया है। इजरायल गाजा में हमास को कमजोर करने के लिए हमास के भूमिगत नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इजरायल और हमास की यह लड़ाई दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोगों को भड़का रही है। रूस की अगर बात कर लें तो रूस के दागिस्तान में हमास के समर्थकों की भीड़ एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। यहां इजरायल से एक प्लेन के आने की खबर के बाद हंगामा हुआ। विरोध की आग में जब धर्म का छौंका लग जाता है तो यही होता है। उन्मादी भीड़ बेकाबू हो जाए तो यही होता है। उन्मादियों के आगे सुरक्षा फेल हो जाए तो यही होता है। इजरायल गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है। हमास गाजा से इजरायल को निशाना बना रहा है, लेकिन इस जंग की तपिश दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी महसूस की जा रही है। कई लोगों के लिए ये जंग हमास बनाम इजरायल की नहीं बल्कि मुसलमान बनाम यहूदी की हो गई। इस भीड़ को देखिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हाथों में फिलिस्तीन का झंडा थामे उन्मादी भीड़ की यह तस्वीर रूस के दागिस्तान के मखाचकाला एयरपोर्ट की। मुस्लिम बहुल दागिस्तान में इजरायल से आए एक विमान के मखाचकाला एयरपोर्ट पर लैंड होने की खबर मिली तो सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीन समर्थक एयरपोर्ट के बाहर आ थमके। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा, जुबां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाती भीड़ ने ऐसा तांडव किया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फेल हो गई। भीड़ के तेवर के सामने सिक्योरिटी बेबस दिखी। हंगामा करते हुए भीड़ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवियों ने एयरपोर्ट के अंदर भी जमकर तांडव किया, नारेबाजी, एयरपोर्ट के अंदर मौजूद कर्मचारियों को धमकाया। जो दरवाजे बंद मिले उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। यहूदियों को तलाशते तलाशते भीड़ रनवे तक पहुंच गई। यात्रियों को बचाने के लिए पायलट ने प्लेन के दरवाजे बंद करा दिए। उपद्रवी भीड़ की खबर मिलते ही सिक्योरिटी एक्शन में आई और जैसे तैसे उन्हें काबू किया, लेकिन इस घटना ने यहूदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस अंदाज में भीड़ एयरपोर्ट के अंदर घुस गई वो सवाल खड़े करने वाले हैं। इस घटना की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। अमेरिका ने रूस में एयरपोर्ट पर यहूदियों को टारगेट करते हुए हमले की निंदा की। वहीं इजरायल ने रूस से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। और अब बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ है। मनी ट्रेल का खुलासा होने के बाद आने वाले दिनों में सिसोदिया के साथ ही आम आदमी पार्टी की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है। जिस घोटाले को केजरीवाल झूठा बता रहे थे, जो केजरीवाल शराब घोटाले को फर्जी बता रहे थे, उन्हीं की पार्टी के नंबर 2 नेता की परेशानी बढ़ गई है।
कट्टर ईमानदारी को बेसिक पॉलिसी बताने वाले केजरीवाल के डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ है। एजेंसियों ने 338 करोड़ के लेन देन से जुड़े दस्तावेज पेश किए हैं। शराब घोटाले में एजेंसियों पर आरोप लग रहा था कि वो मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अब एजेंसियों ने मनी ट्रेल यानी पैसों के लेन देन के सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट ने इन दस्तावेजों को संज्ञान लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सवाल आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर उठ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ईमानदारी को ही अपनी बेसिक पॉलिसी बताते रहे हैं। केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है। 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है। शराब घोटाले में सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम होने वाली नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एजेंसियों ने भरोसा दिलाया है कि 6 से 8 महीने में मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी। अगर केस की सुनवाई की रफ्तार धीमी रही तो सिसोदिया 3 महीने में दोबारा जमानत के लिए कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है और दिवाली ही नहीं, अगले लोकसभा चुनाव तक भी शायद उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। सिसोदिया के आबकारी मंत्री रहते ही दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा था। सिसोदिया पर बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का भी आरोप लगा है। मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग, इनका मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग जब सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणियां ईडी के केस के खिलाफ करी थी। उन्होंने बार बार ये पूछा कि पैसा कहाँ है, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कहाँ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक पूछा कि एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत आदेश दिया है। हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी की परेशानी सिर्फ नेताओं की गिरफ्तारी तक ही नहीं है। ईडी पहले सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी को भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत शराब घोटाला केस में आरोपी बनाने पर विचार चल रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि शराब घोटाले से सीधे आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए किया गया। अब कोर्ट ने 338 करोड़ के घोटाले की बात मानी। ऐसे में सवाल आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करती है करप्शन केस में, तो जाहिर तौर पे एक संकेत जाता है कि स्कैंडल बहुत बड़ा। हम तो चाहते हैं कि ये पंजाब वाले क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। सेम स्कैंडल यहाँ भी हुआ, तो यहाँ अफसर को तो बढ़ाया जा रहा है, तो बाकी को भी यहाँ भी करो ना। पंजाब का भी बहुत नुकसान हुआ है। सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी राजनीतिक मुद्दा बना रही थी, लेकिन अब शराब घोटाले में मनी ट्रेल की बात कोर्ट में आने के बाद आम आदमी पार्टी खुद कटघरे में है। दिल्ली से निपुण सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वही अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल दी इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।